Okay, so today's date is 4th May. Good afternoon again everyone. और आज हम लोग बेसिकली ओम्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे. हम लोग नए चीजें पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. लेट्स गो अहेड विद फर्स्ट रिकॉल ऑफ द कॉन्सेप्ट. पहले एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराया तो अमृत ने एक सवाल पूछा है, सर व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, दैट कैन बी कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर. ठीक है, व्हिच एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट. ठीक है, चलिए मैं ओम्स लॉ से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कराना शुरू करता हूं. सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने बात किया था ओम्स लॉ, जिसके बारे में आज ज्यादा हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था? ओम्स लॉ में हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कि किसी कंडक्टर के क्रॉस आपने V वोल्टेज अप्लाई कर दिया और मान लीजिए उसके क्रॉस करंट आई जा रहा है. हमने कंडक्टर में भी क्या किया कि एक फिक्स कंडक्टर लिया. हमने क्या किया, एक फिक्स कंडक्टर लिया जिसके पास एक लेंथ है L, एरिया है A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है. क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि अगर हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो करंट पास कर रहा है वो भी इंक्रीज करेगा, यानी V वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा. ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे ज्यादा करंट पास करेगा. तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इंटू R. I इंटू R, वेयर R को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, या इसको यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं. R is resistance. R is resistance of that given conductor. तो अगर मैं R की बात करूं तो R बेसिकली क्या हो गया, V अपॉन I. ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और इसके बारे में हम डिटेल में और ज्यादा बात करेंगे, लेकिन मैं अभी बात ओम्स लॉ की कर रहा हूं. तो ओम्स लॉ में हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, तभी ओम्स लॉ की बात करेंगे. वो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ देखते हैं. कंडीशन, ओम्स लॉ का सबसे बड़ा जो कंडीशन है कि आपका लेंथ क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. एरिया क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट रहना चाहिए. मतलब लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट, तभी कहेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है. क्लियर है? अब अगला पॉइंट आता है VI का ग्राफ बनाने के लिए. तो लेट्स ड्रॉ VI का ग्राफ. VI का ग्राफ अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ ऐसे बनाया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. हमने देखा था कि इसका जो स्लोप होता है, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है. स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस. हमने लास्ट क्लास में डिटेल में बात किया था, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. अगर एंगल ज्यादा फॉर्म करेगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. क्या सबको ये ओम्स लॉ क्लियर है क्या? जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें. एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने पढ़ा है तो समझ में आया कि नहीं चीजें. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. कुछ लिखना नहीं है पहले स्लाइड में, कुछ भी लिखना है बिकॉज मैंने रिपीट किया कॉन्सेप्ट को. चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं हम लोग. एवरीवन लुक एट द क्वेश्चन एंड रिप्लाई. हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उस पे बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ पे बेस्ड. वेरी गुड. ठीक है, ठीक है पूर्वा. अमृत सही है, वेरी गुड. स्मृति वेरी गुड. Got 3 correct answer. Apurva, Amrit and Smriti. Guys, don't need to hurry up. You have time, just solve calmly. Anshu, very good. Vivek, very good. Ankit, very good. I got 6 correct answers. Still 17 to go. Misty, very good. It's all about given data. सारा खेल गिवन डेटा का है. आपके इस पूरे क्वेश्चन में, रिया बिल्कुल सही है, पूरे क्वेश्चन में डेटा क्या क्या गिवन है. अगर आप डेटा को देखते हो तो क्वेश्चन में आपको I दिया गया है,
आई कितना है 0.6 एम्पियर। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 12 वोल्ट। स्टिल ओनली 7 पीपल कुड रिस्पॉन्ड। हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V इक्वल्स टू कितना होता है I इंटू आर। I इंटू आर हम क्या कह सकते हैं R इक्वल्स टू कितना होगा V अपॉन I। V अपॉन I कितना रहा शिखर गलत है। V अपॉन I वोल्टेज कितना है 12, I कितना है 0.6 इंटू कितना हो जाएगा 10, 20 ओम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है यस, गॉट इट टू लेट। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? रेजिस्टेंस वुड बी 20 ओम। Guys, reply on chat if understood or if understood. लास्ट डे के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा रहा हूं। Let's get to next question. Everyone try this. सही है पूर्वा, वेरी गुड। स्मृति गलत है। अपने आंसर को देखो, आपने टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं किया है। ये डेटा को ठीक से देखना है, 4.2 एम्पियर है। सही है अमृत, वेरी गुड। अंकित गलत है। विवेक वेरी गुड, 100% करेक्ट। स्मृति सही है। अंशु कैलकुलेशन में स्लाइट मिस्टेक हो गया, जस्ट चेक इट। शुभम वेरी गुड। साहिल वेरी गुड, एक्सीलेंट। अंकित स्टिल वो कैलकुलेशन का मिस्टेक कंटिन्यू है। जो अंशु ने मिस्टेक किया वही आप कर रहे हो, कैलकुलेशन एरर है। यश आपका भी कैलकुलेशन एरर है। अंशु सही है, आपका आ गया, वेरी गुड। स्टिल आई जस्ट वांट कि आप टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास गिवन डेटा में क्या है? साहिल सही है, R इक्वल्स टू 50 ओम है आपके पास, और आपके पास करंट गलत है अनुभव। I इक्वल्स टू 4.2 एम्पियर अनुभव, ना कि 2 एम्पियर। मिस्टी आपका सही था। V इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू आर। I इंटू आर, आई कितना था 4.2। या सही था, मैंने शुरुआत में बोल दिया सबका सही था। R इंटू कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 4.2 कितना होगा 210 वोल्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कई लोगों ने इसको 21 वोल्ट लिखा है, उनके लिए खासकर कैलकुलेशन का मिस्टेक है ये। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को भी कोई दिक्कत है पूछिए। डन, वेरी गुड। चलो अब हम लोग अपने आज के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, वो है रेजिस्टेंस। क्योंकि चलो अभी तक तो हमने क्या पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस V अपॉन I था, जो भी था। अब रेजिस्टेंस को बाई वर्ड समझते हैं कि आखिर क्या होता है रेजिस्टेंस। तो सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ पहले क्या होता है। तो मान लीजिए किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहता है। मान लेता हूं कि एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाह रहा है, ठीक बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करना जब चाहेगा तो दिक्कत क्या है कि इस कंडक्टर में कई सारे फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, वो तो मूव करता नहीं है। अब उनसे बार बार कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस होता है।
ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन्स विद द फिक्स्ड चार्ज। इसी की वजह से हर कंडक्टर करंट के फ्लो में कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कुछ ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है। इसी के मेजर को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस के डेफिनेशन पे जाएं हम लोग, तो रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू करंट फ्लो। Resistance is nothing but measure of opposition to current flow in an electric circuit. ये बेसिकली एक मेजरमेंट है कि करंट के फ्लो में हम कितना अपोज कर पा रहा है, कोई कंडक्टर कितना अपोज कर पा रहा है। तो सबसे पहले सब लोग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अगर इसको मैं मैथमेटिकली दिखाऊंगा, मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन क्या होगा? रेजिस्टेंस को अगर मैथमेटिकली समझाएं, अगर मैथमेटिकली अगर बात करें तो R इक्वल्स टू हो जाता है V अपॉन आई, V अपॉन आई। इसीलिए इसका यूनिट भी जो होता है, यूनिट को हम लोग वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नैतिक अपने अपने नाम से ज्वाइन कर लो, चेंज योर नेम फ्रॉम नैन्सी टू नैतिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट बेसिकली होता है, इसका यूनिट होता है ओम। ऐसे भी लिखते हैं और ओम में भी लिखते हैं। इसका यूनिट होता है ओम, और इसका यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल यूज कौन सा होता है? ओम होता है। क्लियर है? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। क्लियर है? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये इसका यूनिट होता है। क्लियर है? हर कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में प्रोवाइड करता ही है। हर कंडक्टर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता ही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा वो बुरा कंडक्टर होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हायर द रेजिस्टेंस, हायर द रेजिस्टेंस, हायर द रेजिस्टेंस, higher the resistance, poorer the conductor, poorer the conductor. Higher the resistance, poorer the conductor. Clear है? Lower the resistance, better the conductor. यानी जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा वो बुरा कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा वो बेटर कंडक्टर होगा। ठीक है, साइल V बाई एम्पियर का यूनिट में बता रहा हूँ, वोल्ट पर एम्पियर। V बाई आई है ना, वोल्टेज अपॉन करंट है, तो V बाई आई वोल्ट पर एम्पियर कह सकते हैं यूनिट में। यूज नहीं होता है जनरली, इसका यूज नहीं होता है जनरली, यूज यही होता है। ठीक है, सब लोग इतना लिख लीजिए। क्या सबको रेजिस्टेंस क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए। शिखर ने पूछा है कि फिक्स्ड चार्ज का मतलब, जो मैं करंट के फ्लो में बता रहा था, याद रखिए शिखर, कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं एटम्स में जो कभी मूव नहीं करते। कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस क्या मूव करता है क्या? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, मूव करते हैं क्या? वो सब चार्जेस फिक्स्ड चार्जेस कहलाते हैं। क्लियर है शिखर? और इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चलिए, अब सिंपल सी बात है, एग्जांपल एक देता हूं आपको। कुछ मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत, अगर एग्जांपल हायर रेजिस्टेंस वाले कुछ मटेरियल्स लेते हैं, एग्जांपल ले लो, वुड ले सकते हो क्या? एग्जांपल क्या ले सकते हो? वुड, बोलिए। प्लास्टिक, प्लास्टिक इटीसी, ये सब का जनरली रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है, इसीलिए ये बुरा कंडक्टर कहलाता है। सबसे ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा रेजिस्टेंस कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं अंकित की ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। अगला पॉइंट आता है, अगला आते हैं, लोअर द रेजिस्टेंस, लोअर द रेजिस्टेंस,
lower the resistance, better the conductor, better the conductor. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हो सकता है, मेटल्स। कोई भी मेटल वायर ले लो, क्या हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई वायर ले लो, सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर है क्या? Why silver is considered as best conductor? Because सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। क्लियर है शिखर? सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। साहिल ने सवाल पूछा है कि सर बिना एक्सपेरिमेंट के कैसे पता करेंगे कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एक्सपेरिमेंट, सही बात है साहिल, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। एक वोल्टेज देके करंट मेजर कर लेंगे, V by I इक्वल्स टू क्या होगा, R होगा। तो ये रेजिस्टेंस निकालने का जो एक्सपेरिमेंट भी होगा वो वन ऑफ द इजीएस्ट होगा। तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना हमारे लिए बहुत आसान काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। वोल्टेज लगा करके करंट चेक कर लेना है बस। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बेसिक फंडा समझ में आ गया? ज्यादा रेजिस्टेंस बुरा कंडक्टर, कम रेजिस्टेंस अच्छा कंडक्टर। क्लियर है? सोडियम भी मेटल है। सारे मैंने मेटल्स, सारे मेटल्स नहीं, एग्जाम्पल मैंने दिए मेटल्स में, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो हैवी मेटल्स को कहते हैं। सोडियम अच्छा कंडक्टर नहीं है। शिखर कोई बेस्ट कंडक्टर नहीं होता। एनसीईआरटी ने कुछ नॉन मटेरियल्स का आपके चार्ट दिया हुआ है जिसके बारे में बात करूंगा। वो नॉन मटेरियल से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कौन कैसा कंडक्टर। इट्स नॉट अबाउट बेस्ट एंड वर्स्ट। ठीक है? कोई मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए गुड कंडक्टर का। ठीक है? कोई ऐसा रेंज नहीं है कोई कि जिससे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम का है और मिनिमम है। ठीक है? हम एक कंपैरेटिव स्टडी है, दो कंडक्टर्स, दो मटेरियल्स का कंपैरेटिव स्टडी है, कौन बेटर कंडक्टर है, कौन पुअर कंडक्टर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये रेजिस्टेंस आखिर किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस अगर किसी कंडक्टर की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है? एलॉयज, सम एलॉयज आर गुड कंडक्टर्स, सम आर मीडियोकर, नॉट वेरी गुड कंडक्टर। एलॉयज इतने अच्छे कंडक्टर सारे नहीं होते। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ऐसे कुछ फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है? चलो जल्दी लिख लो। ठीक है? तो अगर हम देखें कि आखिर ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है लेंथ। सबसे पहला नाम आता है लेंथ। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। चलो देखते हैं। अब हम सबसे पहला जो फैक्टर होता है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है? पहला जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है? दूसरा जो फैक्टर होता है इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है? रेजिस्टेंस बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है? चौथा, चौथा टेम्परेचर। किसी भी, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक मटेरियल हमने लिया, इसका रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे कि बताओ किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले तो इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। और लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी अगर आपका लेंथ ज्यादा होगा तो करंट को ज्यादा दूर तक फ्लो करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी उसको ज्यादा ऑफर होगा। ठीक है? साहिल अभी हम लोग क्या कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर लिए क्या स्टेटमेंट का, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का?
You are still stuck to the basic thing. Let's continue with class now. क्लास के साथ चलने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज ना भी का समझ में आएगा ना पास्ट का कुछ समझ में आएगा. रेजिस्टेंस इज, मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा बाद. सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगा तो वायर में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. दूसरा, resistance of conductor is inversely proportional to cross sectional area. Is inversely proportional to cross section area. अगर उसका एरिया, कंडक्टर का अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर है. तो दो चीज हो गया, लेंथ हो गया और एरिया हो गया. तो इसी दोनों को मिला करके हमने बनाया कि अच्छा जो रेजिस्टेंस है is directly proportional to length upon area. Clear? Resistance of conductor is directly proportional to L upon A. अब आपको भी पता है अगर कहीं ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाए तो हटाना पड़ेगा किसी कांस्टेंट से. तो इसको हटाने के लिए हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, R इक्वल्स टू रो L बाई A. इसको हम लोग रो कहते हैं. इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, रो, RHO, रो. क्लियर है. अगेन ये मैथमेटिकल ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं. R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि ये रो है क्या, तो पहला तो दिमाग में आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी. इसको एक नया नाम देते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी. और इसको और नाम भी देते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है कि जो कांस्टेंट रो आया है, बेसिकली रो जो है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे, जिसका वैल्यूज को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम लोग कह सकते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? R इक्वल्स टू रो L बाई A. इससे एक बात अपने को पता चलती है कि आखिर रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस समझ गए किसी भी कंडक्टर का, लेकिन अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका घटेगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हमने अब दो फैक्टर समझ लिया क्या? अब हमने दो फैक्टर लेंथ और एरिया समझ लिया. ये जरूर लिखे सब लोग, ये चारों फैक्टर्स. क्वेश्चन क्लियर कट आता है. डिटरमाइन राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर. ये चार चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. लेंथ और एरिया हमने देख लिया. Is it clear to all of you? साहिल क्या डाउट है? अनम्यूट कर रहा हूं. पूछिए साहिल. सर R इज इक्वल टू PL बाई A. P नहीं है, वो रो है. मैंने क्या बोला, ये हल्का सा कर्व्ड P है जिसको हम लोग रो कहते हैं. ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हमने यूज किया है. ठीक है, फर्क पता चलेगा, अनुभव फर्क पता चलेगा अभी, और उसका अगला टर्म हम लोग वही पढ़ने वाले हैं. ठीक है साहिल, क्लियर है? बिल्कुल शिखर, हम कर सकते हैं. शिखर का जो सवाल है कि सर क्या किसी बैड कंडक्टर का भी एरिया कम करके रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं शिखर, लेकिन उसका भी एक लिमिट होगा. मान लो कि कोई 0.00002 ओम होगा. अब एरिया हाफ कर तो डबल हो जाएगा, तो डबल होके भी वो कितना हुआ, कम ही हुआ ना शिखर. तो आप कर सकते हैं बिल्कुल. तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे बेस्ड आज हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. R इक्वल्स टू रो L बाई A. लेकिन हमारे मन में एक जो सवाल आता है कि सर ये जो नया टर्म रेजिस्टिविटी आ गया है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया है वो क्या है?
तो पहले उसको समझ लेते हैं, वहीं से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? तो हम जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात करें, दोनों एक ही चीज है। तो हमने एक फॉर्मूला वाइज अगर देखो, हमने फॉर्मूला वाइज देखो तो R इक्वल टू हमने देखा था क्या होता था, रो L अपॉन ए। अगर मैं रो की बात करूं, रेजिस्टिविटी की बात करूं, तो रो इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इनटू ए बाई एल कह सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस इनटू ए बाई एल कह सकते हैं क्या। तो अगर आपको डेफिनेशन जानना है, अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जानना है, तो आपको समझना चाहिए कंडीशन। एक कंडीशन देखते हैं हम लोग, एक कंडीशन देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए लेंथ अगर किसी कंडक्टर का 1 मीटर है और अगर एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। क्या कह सकते हैं क्या, ए और एल दोनों 1 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो क्या इससे हम लोग डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं, डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं क्या कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जो लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उस वक्त जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस है आपका, अगर लेंथ भी 1 और एरिया भी 1, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, रो बचेगा। तो रेजिस्टेंस रो के इक्वल हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? क्या सबको ये डेफिनेशन क्लियर है क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का? मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। एक है रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, दूसरा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उस वक्त का रेजिस्टेंस जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। शिखर, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वर्ड बोर्ड्स में कई बार आया हुआ है, और हम लोग इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसीलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक केस है। ये रेजिस्टेंस का ना एक स्पेसिफिक केस है जहां पे लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको रेजिस्टिविटी आया क्या? बिल्कुल काम आएगा अभी शिखर, अभी आपको ये फॉर्मूले सब तुरंत काम आएंगे। जल्दी से लिख लें इसको। डन मिस्टी, वेरी गुड। written then at least say yes, written then हम मेरे लिए आगे बढ़ना आसान होता है। ये डेफिनेशन एग्जाम में कई बार आया है, स्पेसिफिक डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अखिलेश आप एक बार और समझाने के लिए कह रहे हो, मैं समझा देता हूँ। मैंने बोला कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, रो एल बाई एल। ठीक, मान लीजिए एक कंडक्टर ले लिया आपने जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। 1 और 1 रहेगा, वैल्यू वैल्यू पुट कर दोगे, तो क्या R इक्वल्स टू रो हो जाएगा क्या? क्या R इक्वल्स टू रो हो जाएगा क्या? तो अगर R इक्वल्स टू रो हो गया मतलब रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो क्या हम अखिलेश कह सकते हैं क्या कि जब लेंथ 1 मीटर होगा और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, उस वक्त का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी कहते हैं हम इसको। यानी आज के बाद मैं आपको बोलूंगा कि बताओ इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो बोलोगे कि पहले इसका लेंथ 1 मीटर कट कर लेंगे, एरिया 1 मीटर स्क्वायर बना लेंगे, उस वक्त जो इसका रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। क्लियर है सबको? अब एक सवाल आता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस तो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता था, लेकिन रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी बिल्कुल सही अमृत। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन पहला
नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर सबके पास एनसीईआरटी है तो सब लोग एनसीईआरटी में देखेंगे पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है हर मटेरियल का, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी का पूरा चार्ट दिया हुआ है। जिसका रेजिस्टिविटी हाई है उसका कंडक्टिविटी लो होगा, कंडक्शन लो होगा। जिसका रेजिस्टिविटी लो है वो बेटर कंडक्टर है, सीधा हिसाब है। तो सबसे पहला तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो आपके मन में जो सवाल था, मैं आता हूं शिखर आपके पास, आपके मन में जो सवाल था कि सर आपने रेजिस्टेंस में 4 फैक्टर लिखवाए थे लेकिन 2 ही काउंट किया था, लेंथ और एरिया। तो बाबू जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर जा रहा है? बाकी 2 पे। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर आप मटेरियल का नेचर बदल दोगे अगर आप, तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी में 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक है नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा है टेम्परेचर। शिखर ने हैंड रेज किया, शिखर में अनम्यूट कर रहा हूं। शिखर पूछिए। सर नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर एक बार और समझा दीजिए, कैसे डिपेंड करता है? चलो, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है समझो बात। मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम लिया, कॉपर लिया, सिल्वर लिया, गोल्ड लिया, सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, ये सब अलग अलग मटेरियल है, ये है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है ना? अब ये कहोगे ना कि लकड़ी का और आयरन का थोड़े ना सेम कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, परमिटिविटी बिल्कुल नहीं कहते हैं अमृत, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल जो है हमारा, नेचर ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कोई डिफरेंट मटेरियल्स को हम लोग कह सकते हैं कि नेचर। टेम्परेचर तो आप समझते ही हो क्या होता है, क्लियर है? तो नेचर बेसिकली डिफरेंट मटेरियल्स, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से डिफरेंशिएट करता है। कॉपर एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी सेम थोड़े हो सकता है, अलग अलग होगा। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में पूरा एक चार्ट दिया हुआ है जिसको बिल्कुल याद नहीं रखना है, एग्जाम में सारा डेटा आपको दिया जाएगा। तो आज से याद रखना है कि रेजिस्टिविटी रो जो होता है वो 2 चीज पे डिपेंड करता है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। अगर आप एनसीईआरटी में टेबल को देखोगे, शिखर क्या पूछना है पूछो, अलाउ अस नहीं, अपना बताओ। सर आप बोल रहे थे कि ये कुछ ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगा, ये ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी हाई होगा, क्या बोल रहे थे सर वो? सुनो मैं कह रहा हूं, अगर किसी बॉडी का रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, मानते हो रिलेशन से? अगर किसी बॉडी का रेजिस्टिविटी हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा क्या? शिखर अनम्यूट कर रहा हूं फिर से। अगर रेजिस्टिविटी हाई होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा क्या? और अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो बुरा कंडक्टर होगा क्या? यस सर। यही मैं बता रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। नहीं अंकित, रेजिस्टेंस तो चारों पे डिपेंड करता है ना अंकित। अंकित ने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है, सुन लीजिए एक बार सवाल सुन लीजिए एक बार। अंकित ने सवाल पूछा है हमारा कि लेंथ और एरिया पे लिखें सर रेजिस्टेंस पे, फिर नेचर और टेम्परेचर लिखेंगे, बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आप नेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है? ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको जो नेचर कह रहा हूं, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को समझने के लिए आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक डिवाइड करना पड़ेगा मेटल्स और दूसरा कंडक्टर्स, दूसरा होगा सेमीकंडक्टर। अगर मैं बात करूं 4 कंडक्टर्स अगर मैं बात करूं, as temperature increases, resistivity increases, is it clear? क्या अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? साहिल ने पूछा है कि सर रेजिस्टिविटी का लेंथ एरिया से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, वो लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
लेकिन अगर मैं वही बात करूं सेमी कंडक्टर्स के लिए, जो कि एक्सेप्शन भी होता है हमारे लिए, फॉर सेमी कंडक्टर्स, और सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज resistivity decreases. Is it clear to all of you? याद रखिएगा ये टेम्परेचर वाला फंडा कई बार हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है। एनसीईआरटी में क्लियर नहीं लिखा है इस चीज को, याद रखना है। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी घट जाता है, रेजिस्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शिखर ने हैंड रेज किया। शिखर, गो अहेड, पूछिए। सर आप बोले कि सर जब 1 मीटर लेंथ होगा और 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा तब ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। लेकिन सर अगर 5 मीटर लेंथ होगा और 5 मीटर स्क्वायर होगा तब भी तो सर वो इक्वल हो सकता है। किसी डेफिनेशन को लिखने के लिए शिखर, हम लोग कभी भी 5 मीटर और 5 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। कभी ले सकते हो क्या? कभी आप बोलते हो कि 5 kg का हम लोग यूनिट लेते हैं, 1 kg का यूनिट लेते हो ना? तो हर चीज का कंपैरिजन हम लोग एक से करते हैं, ठीक है? आपको भी पता है लेंथ एरिया वहां पे 5 मीटर और 5 मीटर स्क्वायर, कोई पॉइंट बचता है क्या? नहीं बचता, बनता है। अंकित ने बोला सर सेमी कंडक्टर के कुछ एग्जांपल दीजिए। मैं वो देता हूं। सेमी कंडक्टर एग्जांपल होता है सिलिकॉन, कार्बन, एक्सेट्रा। क्लियर अमित? हमें कहीं भी इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है जो आप अमृत लिख रहे हो, कहीं भी नहीं, नो नीड एट एनी सिचुएशन, ठीक है? रिया, सिलिकॉन बेस्ट एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का। सिलिकॉन को बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं इंडस्ट्रीज में हम लोग, ठीक है? सिलिकॉन का वायर नहीं बनता है। सिलिकॉन का अगर यूज अगर आपको देखना है तो सोलर कुकर्स में यूज करते हैं सिलिकॉन को। अनुभव, मेटलॉइड्स बहुत बड़ा रेंज है, सेमीकंडक्टर बहुत छोटा रेंज है। मेटलॉइड्स उन सारे, अगर पीरियोडिक टेबल देखो तो बीच में सबको मेटलॉइड कहते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर सिर्फ एक सीरीज को कहते हैं, एक ही सीरीज जनरली सेमीकंडक्टर होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बिल्कुल सोलर प्लेट में यूज होता है, ठीक है? सेमीकंडक्टर साहिल ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, मीडियम रेंज में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर पे डिपेंड करता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। जो रो होता है, रेजिस्टिविटी होता है, वो दो चीज पे डिपेंड करता है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। नेचर मतलब मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टिविटी भी बदलेगा, ठीक है? दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ेगा लेकिन सेमी कंडक्टर का घटेगा। क्या ये सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? पूर्वा क्लियर है क्या? मुस्कान, नैतिक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबने इसको लिख लिया? क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन में उतरेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल थॉटफुल क्वेश्चंस रहेंगे। ऑपोजिट होगा शिखर, ऑपोजिट होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा कंडक्टर का। चलिए, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स में जंप करेंगे। सबने होपफुली सबने लिख लिया होगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, सब लोग अगले 2 मिनट में पहले का आंसर देंगे सिर्फ, कोई दूसरा तीसरा आंसर मत दो, फर्स्ट का आंसर सब लोग। अमृत एक बार फिर से सोच लो।
दृष्टि सही है। पूर्वा थोड़ा वेरीफाई कर ले। अंकित सही है, शिखर सही है, अमृत वेरीफाई कर लो। विवेक वेरीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। अदिति ठीक है, अदिति सही है, सही है रिया, वेरी गुड। अपूर्वा, श्योर यू आर पुटिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? आई फील यू आर पुटिंग ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहला हमें टेबल रेजिस्टिविटी का दिया गया है, 3 मटेरियल्स का। सबसे पहले अगर रेजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना होगा, रेजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो देख लो, रेजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो देख ले पहले हम लोग। रेजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, कितना है? सबसे कम जो है वो Z का है, उसके बाद X का है, उसके बाद Y का है। अच्छा, कंडक्टिविटी तो ठीक उल्टा होगा, कंडक्टिविटी जिसका रेजिस्टेंस कम उसका कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका कंडक्टिविटी कम। तो अगर इसको कंडक्टिविटी लिख दें अगर, तो क्या लिख सकते हैं? y, इज इट क्लियर? y x z, क्या सबको ये क्लियर है क्या? y x z समझ लो ना, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर था। और याद रखिएगा कंडक्टिविटी जो होता है वो ऑपोजिट होता है। कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी जो होता है मैथमेटिकली भी इक्वल्स टू होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी, 1 बाई रेजिस्टिविटी। अब मेरे से कोई पूछे कि बेस्ट कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर कौन है, बताओ जल्दी सब लोग, बेस्ट कंडक्टर कौन है इसमें से? तो अभी अभी टेबल खुद ही बनाया, क्या बात कर रहे हो भाई? जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा, आप तो उल्टा बता रहे हो। आप सब दो ऑपोजिट बता रहे हो। साहिल, वाई का कंडक्टिविटी सबसे कम है तो वो अच्छा कंडक्टर कैसे हो सकता है? सबसे बढ़िया कंडक्टर इसमें तो Z होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा है ना, तो बेटर कंडक्टर है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है वो बुरा कंडक्टर है। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है अदिति, अदिति बिल्कुल सही बात है, जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा वो बेस्ट कंडक्टर है। सबसे रेजिस्टिविटी कम किसका था? Z का था। अगला पॉइंट, विच ऑफ दिस इज बेस्ट इंसुलेटर? अब इसमें क्या ही दिमाग लगाना, बेस्ट इंसुलेटर का मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होगा, यानी बी का आंसर होगा Z, सी का आंसर होगा व्हाट? Y। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये समझ में आ गया? गुड। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, सब लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करें। सिंपल क्वेश्चन है, we have pretty clear divide.
सही है पूर्वा, अंकित सही है, शिखर गलत है, रिया सही है, स्मृति सही है, अदिति सही है, मिष्टी बिल्कुल सही है, अमृत करेक्ट है, करेक्ट है विवेक, सही है साहिल। साहिल जो आपने कंक्लूजन लिखा है ना, उससे हम लोग, उसी से हम लोग एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो मुझे लगता है पूरा क्लास इसमें एक बात तो ये बात अग्री करता है कि स्लोप ज्यादा ए का है, तो इतना तो तय आप मान रहे हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अब लेंथ एरिया सब सेम ही है, तो आराम से नहीं लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। बोलिए क्लियर है क्या? यही था ना क्वेश्चन। तो क्या कह सकते हैं, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मोर एंगल मोर रेजिस्टेंस, सही बात है वीआई कर्व में हो जाएगा ना ग्राफ। क्वेश्चन में अगर घुमाने की भी कोशिश करें, बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, ये भी। चलिए लेट्स होप कि सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन, सिंपल R इक्वल्स टू रो L बाई ए पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक रेजिस्टिविटी का यूनिट बताना मैं भूल गया था, वो इस क्वेश्चन में कर लेंगे हम लोग। गॉट वन आंसर फ्रॉम स्मृति, मुझे लगा सही है, स्टिल सही है स्मृति, सही है शिखर, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, बस वो यूनिट भी बता दो थोड़ा। सही है अमृत, ये पहला वाला पार्ट तो मैं कर ही देता हूँ, दूसरा वाला आप कर रहे हो क्या मुझे तो करो। फर्स्ट वाला इसलिए जरूरी था क्योंकि यूनिट भी बता दूंगा इसी बार में। ए, सबसे पहला आपको, आपके पास है रेज आर इक्वल्स टू, यू नो द फॉर्मूला, रो एल बाई ए। हम कह सकते हैं रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। हो गया। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर बाय मीटर, कितना हो जाएगा? ओम मीटर। यूनिट कितना हो जाएगा? ओम मीटर। क्लियर है? याद रखना थोड़ा इसको, इसको थोड़ा आप लोग याद रखेंगे, ओम मीटर होता है यूनिट। चलो दूसरा वाला पार्ट अंकित सही लग रहा है, अमृत सही लग रहा है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं ना, सेकेंड पार्ट सॉल्व कीजिए। गिवन डेटा को लिखिए पहले, लेंथ कितना है 3 मीटर, एरिया कितना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। अब अपने पास रेजिस्टिविटी निकालना है, फॉर्मूला तो है ही अपने पास, आर ए बाई एल। अदिति आपका गलत लग रहा है, बाकी सबका सही है। अंकित सही है, शिखर भी सही है, रिया भी सही है। आर
आर कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2, एरिया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन लेंथ कितना है 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, यूनिट तो अभी भी देखा है क्या होगा ओम मीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है बताइए, क्या सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? मुझे लगता है आंसर आप लोगों ने सबने सही दिया था, एक आध दो जगह कैलकुलेशन मिस्टेक था आप लोगों का, बस वो क्लियर है तो अगला क्वेश्चन भी तो करते हैं। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन डिमांड करेगा ही करेगा, यू नीड टू कैलकुलेट। This question will surely demand calculations. अदिति सही है सर, सही है अदिति, होपिंग कि आपने कैलकुलेशन किया होगा पूरा। क्वेश्चन वेश्चन सब बाद में सॉल्व होगा, पहले गिवन डेटा लिखे। चेंज द फ्रेम रेट डबल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस आंसर जिमिस्ट्री आंसर तो सही नहीं आ रहा, लेंथ इतना नहीं आ सकता, लेंथ इतना नहीं आ सकता। जस्ट कैलकुलेशन में आप ब्लंडर कर रहे हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन कैलकुलेशन डिमांड ही करते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अदिति दूसरा पार्ट सही है, इस तरह क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस की कमी हो जाती है, वेर यू हैव टू यूज और डू कैलकुलेशंस। रेडियस आपको पता है, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई यानी 3.14 इंटू 0.0625 इंटू 10 टू द पावर, भाई मिलीमीटर है साहिल, कहाँ हो साहिल, मिलीमीटर है। 3.14 into 6.25 into 10 to the power -8 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 3.14 को 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग कितना आएगा 18, it's 19, it's almost what we say is something 19 point something 19.2 मान लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेशन लिया मैंने, गलत हो सकता है। एरिया आ गया अपना, अब एरिया आ गया अपने पास। अब हमने अपने को रेडियस पता है, अपने को रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पता है कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम।
तो R इक्वल्स टू कितना होता है? R इक्वल्स टू होता है रो L बाई A। तो अगर L की वैल्यू निकालने की कोशिश करें हम लोग, तो L की वैल्यू होती है R इंटू A बाई रो, R इंटू A बाई रो। just solve it, nothing to do। 10 रो 1.6, सॉरी एरिया कितना था? 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बाई रो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 192 बाई 1.6। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए। मैंने इतना अप्रोक्सीमेशन लिया कि मेरा ऑलमोस्ट 120 मीटर आ गया। खैर इतना अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, आप थोड़ा सॉल्व कर लेना। ऑलमोस्ट 120 से 122 मीटर के बीच में आएगा। मैंने 19.2 वाला वहीं पे अप्रोक्सीमेशन ले लिया थोड़ा ज्यादा, ठीक है। बट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको लेंथ क्लियर है क्या? 120 मीटर, ठीक है। आंसर मुझे पता है 122 ही आएगा, 122 ही आएगा, ठीक है। वो 19.2 नहीं, थोड़ा 19.2 से होपफुली ज्यादा होगा थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब बात हो रही है कि व्हाट विल हैपन इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड। व्हाट वुड, अगर डायमीटर डबल करेंगे तो क्या होगा? याद रखिए, रेजिस्टेंस जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी रिलेशन ऐसे देना है तो ऐसे समझो, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का होल स्क्वायर, सीधा सीधा हिसाब। अगर मुझे कोई बोले कि अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो मतलब रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा? 4 टाइम्स चेंज होगा। और कितना हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करके लिखना है आपको, अगर आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करके लिखना है कि क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, एक ले लेना इनिशियल, R इक्वल्स टू रो L बाई A। फाइनल L तो सेम रहेगा, रो भी सेम रहेगा। एरिया जो फाइनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एरिया फाइनल इक्वल्स टू, डायमीटर डबल हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स A। तो R फाइनल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रो L बाई 4A। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग R फाइनल इक्वल्स टू R बाई 4। क्लियर है क्या? प्रूव हो गया कि फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबने आंसर सही बताया था कि अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, और एरिया अगर 4 टाइम्स हो जाएगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या इसके दोनों पार्ट्स क्लियर हैं? समझ आया? अभी तक कैलकुलेट ही कर रहे हो? रिप्लाई ऑन चैट, आगे बढ़े। रिया वन मोर टाइम, क्या एग्जैक्टली क्या डाउट है बताइए। रिया फर्स्ट पार्ट, साहिल क्या डाउट है वो बता दो। ये इमोजी बनाने से तो मैं डाउट नहीं क्लियर कर पाऊंगा स्क्रीन पे। इसमें रिया मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप सीधा सीधा समझो, लेंथ डायमीटर दिया हुआ था, उससे रेडियस निकाला है, रेडियस निकाल करके एरिया निकाला है। आपको फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L बाई, आपको लेंथ निकालना है, सब कुछ पता है बाकी। तो लेंथ इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना, R इंटू A बाई रो हो जाएगा। सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लिया और कुछ नहीं किया मैंने। कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हो। साहिल सेकंड वाला पार्ट, साहिल सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है? आपका मान लीजिए कि शुरुआत में एल लेंथ, एल क्या है? लेंथ है। एरिया क्या है? ए है। आर क्या? आर है इनिशियल रो है।
लेकिन अगर आपने डायमीटर को डबल किया है तो क्या लेंथ बदलेगा क्या? नहीं, एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया फाइनल एरिया क्या हो गया? 4 टाइम्स है ना, एल चेंज हुआ ना रो चेंज हुआ, तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे फाइनली? रो एल बाई ए। तो क्या वो इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाएगा क्या साहिल? चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहता था, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ये जनरली कोई टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन का एक मोड है जो एग्जाम में हमेशा हमें परेशान करता है। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि वायर के लेंथ को इंक्रीज नहीं करते, कभी जैसे था ना अभी कि डायमीटर को डबल कर दिया तो क्या होगा, पर कभी कभी हम डबल करने का या साइज चेंज करने का तरीका अलग चुनते हैं। मान लीजिए कि एक एल लेंथ का वायर है, मान लीजिए मैं दोनों तरफ से इसको खींच करके इसके लेंथ को डबल कर दूं, लेकिन इस लेंथ को जब हमने डबल किया तो एक दिक्कत आ गई कि लेंथ तो आपका डबल हो गया, लेकिन क्या इसका एरिया भी कम हो जाएगा क्या? अगर हम इसको एक्सटेंड करके पुल करेंगे तो क्या इस वायर का एरिया भी चेंज हो जाएगा क्या? क्या अगर आप किसी वायर को कभी देखे होगे खींच के अगर लेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हो तो क्या उसका एरिया थिन नहीं हो जाएगा क्या अंकित? शिखर, एरिया चेंज नहीं होगा कभी? श्योर? आर यू श्योर? आर यू श्योर शिखर? अगर आप मान लीजिए कि अगर आप एक 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 कंडक्टर, एक मटेरियल लिए हुए हो, अभी वो एल लेंथ का है, एल लेंथ का है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको आप पुल कर करके इसको स्ट्रेच करके इसके लेंथ को आपने डबल कर दिया, तो क्या जब आपने लेंथ को डबल किया तो एरिया सेम रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जो स्ट्रेच किया है वो मटेरियल थोड़ा ना नया आ गया है, मटेरियल तो अभी भी वॉल्यूम मटेरियल का उतना ही है और फाइनली भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। यानी अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया है तो मेरा फाइनल एरिया जो होगा वो देख लेते हैं कितना होगा। इनिशियल मेरा एरिया मान लीजिए ए था, लेंथ एल था, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता था? एल इंटू ए। हाँ ठीक है। दूसरा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? फाइनल एरिया इंटू 2L। सही बात है क्या शिखर? क्लियर है? क्या हम कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम कंजर्व्ड रहेगा, वॉल्यूम कहीं चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो L इंटू ए विल बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल एरिया इंटू 2L। लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, तो हमने क्या देखा कि फाइनल एरिया क्या आ रहा है? एरिया बाई 2 आ रहा है, मतलब लेंथ को डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या एक बात समझ में आई कि अगर हम लोग वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट रखना है तो लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, अगर लेंथ को ट्रिपल करोगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो क्या एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? इफ लेंथ इज स्ट्रेच्ड n times area also reduces n times। यानी अगर मेरा फाइनल लेंथ अगर मेरा n टाइम्स इनिशियल लेंथ हो गया तो फाइनल एरिया जो होगा वो मेरा क्या होगा? इनिशियल एरिया बाई n होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो क्या लिख सकते हैं? रो इंटू एल फाइनल इंटू एरिया फाइनल मिला के कितना हो गया? रो n इंटू एल बाई ए बाई एन मिला करके हो गया n स्क्वायर इंटू रो एल बाई ए। और यहीं से हम कह सकते हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप लेंथ को डबल करोगे
तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। अगर आप लेंथ को ट्रिपल करोगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी स्ट्रेचिंग के अलावा मोल्डिंग भी लिख देता है। मोल्डिंग, इसका मतलब कि वही है मेल्ट करके बनाने वाला। मेल्ट करके दोबारा वायर बना दिया, लेकिन उसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, उसमें भी वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो एक ही वायर को मोल्ड करके हम लोग या लेंथ स्ट्रेच करके अगर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। उस केस में लेंथ बढ़ेगा तो एरिया भी घटेगा। इसीलिए हमने बोला कि फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर 2 गुना लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? सब लोग इसको लिखें, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अदिति एक बार और समझा देता हूं। अदिति, मैंने ये बोला कि स्ट्रेचिंग और मोल्टिंग आउट में क्या होता है कि एक ही वायर को हम दूसरा शेप देना चाहते हैं, या तो खींच करके या तो उसको मेल्ट करके दूसरा वायर बनाने में। इन सब केसेस में क्या होता है कि टोटल जो वायर का वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया होता है वायर का। तो अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, लेंथ को घटाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। पर सीधा हिसाब है, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर लेंथ को आप डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ को अगर आप ट्रिपल करेंगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा। यानी इस केस में हम जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमारा रो एल बाई ए होता है। तो एल भी चेंज हो रहा है और ए भी चेंज हो रहा है। एल अगर एन टाइम्स बढ़ा है तो एरिया 1/n टाइम्स बढ़ा है। क्लियर है? तो हम फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? जल्दी इसको लिखिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे। वो 1-2 क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे क्लास को आज। 2 क्वेश्चन कर लोगे, ये टॉपिक कभी दिक्कत नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत आता है। लिख लो तो बोलना। हम लोग 5 मिनट क्लास को एक्सटेंड करेंगे बस। ये 30 सेकंड ले लो टाइम, सब लोग लिख लो ताकि हम आराम से आगे बढ़ सकें। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब लोग, पहले इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे, फिर उसको। मुझे इसका तुरंत आंसर चाहिए, चलो जल्दी बताओ। एग्जाम में लिखने वाला तरीका अलग है, लेकिन अब तो इसका आंसर अब जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड अपूर्वा। अमृत सही है, विवेक सही है, साहिल गलत है, गलती कर दिया आपने। साहिल कैलकुलेशन मिस्टेक, गलती फिर कर दी है। क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, अगर मेहनत करने का ज्यादा मन हो अगर, तो ऐसे लिखना चाहिए।
चलिए फाइनल, लेंथ को डबल कर दिया है, एरिया अपने आप हाफ हो जाएगा, रो सेम रहेगा, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो 2L बाई A बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स रो L बाई A। रो L बाई A का वैल्यू दिया हुआ है 20, कितना हो जाएगा 4 इंटू 20, 80 ओम। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर क्या? अंकित सही है, मिस्टी सही है, साहिल गलत है, अंकित क्लियर है भाई। भाई अगर डबल करेंगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस, 20 से कितना हो जाएगा 80 ओम। इसमें तो हम बिना इतना मेहनत किए हम डायरेक्टली टच एंड गो बता सकते थे। ये क्वेश्चन तो हम टच एंड गो विदाउट वर्किंग हार्ड इसमें हम बता सकते थे। फाइनल रेजिस्टेंस जो आंसर आएगा वो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 80 ओम आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर समझ में आ गया है तो अगला भी बना सकते हो, ये अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो जल्दी से। नहीं साहिल अब ट्वाइस किया ना, तो देखो दो तरीका है, ट्वाइस अगर बोले लेंथ को इंक्रीज कर दिया है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा मान लिया, लेकिन अगर स्ट्रेच करके डबल किया है, ठीक है, स्ट्रेच करके डबल किया है, उस केस में ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ये जो इसको पहचानने का तरीका देखो क्या है, पहचानने का तरीका है ड्रॉन आउट, मतलब इसी को हमने खींच के बनाया है। अखिलेश इस क्वेश्चन को देखना है, सही है पूर्वा, रिया सही है आंसर आपका, नहीं विवेक गलत है, विवेक गलत है, शिखर गलत है। इसको मैं शॉर्टकट से बनाऊंगा, इसको मैं शॉर्टकट से बनाऊंगा। क्वेश्चन साहिल स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, विवेक बिल्कुल सही, वेरी गुड। आपके पास इनिशियल रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है, मैंने बताया था कि स्ट्रेचिंग हो रही है, अगर स्ट्रेच्ड तो हमेशा क्या लिखें, n स्क्वायर टाइम्स r। भाई अगर n कितना है, कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, 8 टाइम्स, तो मैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉर्मूला लगा के नहीं बना लूंगा, 64 इंटू 20 लिख सकते हैं क्या, 1280 ओम। बोलिए, देखो पिछला क्वेश्चन में मेहनत करके बनाया, लेंथ 8 टाइम्स हो गया, एरिया 1/8 हो गया, एक तरीका है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि अगर स्ट्रेचिंग का ये फॉर्मूला भी याद रखें तो क्या क्वेश्चन बड़े आराम से नहीं बन सकता है क्या? एग्जाम में 2-3 नंबर में आ जाएगा तो थोड़ा शो ऑफ करने के लिए आपको लंबी कहानी बनानी पड़ सकती है, लेकिन जनरली तो आंसर बहुत ईजी है। बोलो क्लियर है सबको? चलो डेट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, होपफुली आप रिवाइज करोगे। हम होमवर्क आपको प्रोवाइड कर देते हैं, पूरा सेकंड एक्सरसाइज हमारा खत्म हो चुका है। अगले दिन हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे। होपफुली आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पूरा समझ में आ गया होगा। सब लोग एनसीईआरटी गो थ्रू करें, कोई भी डाउट हो पूछिए उसके बाद। बाय बाय शिखर, यू कैन लीव, आपकी अगली क्लास भी शायद होगी। बिल्कुल सब कुछ स्लाइड और वीडियो दोनों मिल जाएगा आपको। बिल्कुल अदिति, अगले क्लास में खतरनाक टॉपिक रहेगा।